हेलो बच्चों, वेलकम टू द एनसीईआरटी डिकोडिंग सीरीज। बहुत बहुत स्वागत है आपका बच्चों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर, जो कि एनसीईआरटी का एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नीट 2026 में बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि 2 से 3 क्वेश्चंस आने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। बच्चों आइए इस टॉपिक को समझते हैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बट उसके पहले आप एनसीईआरटी की स्लाइड को देखिए। यहाँ पर साफ साफ फर्स्ट पेज में लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन कि आप जानते हैं ह्यूमंस कैसे होते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं और विविपेरस। बेटा विविपेरस का मतलब होता है जो बर्थ देते हैं, यंग वंस में नहीं बच्चे पैदा करते हैं, उन्हें विविपेरस बोलते हैं। आइए बात करते हैं कुछ हम लोग इवेंट्स की जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पाए जाते हैं, जैसे कि प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। बच्चों फर्टिलाइजेशन के पहले यानी प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर आता है। गैमेट ट्रांसफर को हम इंसेमिनेशन भी बोलते हैं। ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। उसके बाद बच्चों पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन वाला होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। उसके बाद आते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में, जिसमें बात करेंगे एम्ब्रियन डेवलपमेंट के बारे में, पार्चुरेशन के बारे में और लैक्टेशन के बारे में। तो बेसिकली एनसीईआरटी के बारे में ये बोलती है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आता है इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन एंड पार्चुरेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है? ब्लास्टोसिस्ट का यूट्राइन वॉल पे अटैचमेंट क्या कहलाता है? इम्प्लांटेशन कहलाता है। यही प्रेगनेंसी की आइडेंटिफिकेशन होता है। जब तक ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट नहीं होगा तब तक प्रेगनेंसी नहीं मानी जाती है बच्चों। अगर ब्लास्टोसिस्ट हट गया तो प्रेगनेंसी मिसकैरेज हो जाएगी, एंड हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गेस्टेशन। बच्चों गेस्टेशन पीरियड जो होता है वो फुल टर्म, ये जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का टाइम पीरियड होता है उसे हम लोग गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स में 9 मंथ्स तक फीटस या एम्ब्रियो डेवलप होता है, इसे गेस्टेशन बोलते हैं। या ऐसा आप कह सकते हैं कि इम्प्लांटेशन से लेके डिलीवरी या पार्चुरेशन तक का जो टाइम पीरियड है उसे हम गेस्टेशन कह सकते हैं। अगली बात करेंगे बच्चों लोग पार्चुरेशन या डिलीवरी की। पार्चुरेशन या डिलीवरी मतलब होता है फुल टर्म फीटस का फीमेल बॉडी से बाहर आ जाना, इसे हम लोग कहते हैं डिलीवरी या पार्चुरेशन। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे बच्चों इस पैराग्राफ से, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान सुनिएगा बच्चों। साफ साफ एनसीईआरटी कहती है कि मेल और फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स है वो प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होते हैं या प्यूबर्टी से स्टार्ट होते हैं। और खास तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों आपको कि मेल और फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं उनमें डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल स्पर्म का जो फॉर्मेशन है वो ओल्ड मैन में भी कंटिन्यू होता रहता है और प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है, जबकि फीमेल में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से ओवा फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है और मेनोपॉज तक ही चलता है। इट मीन्स 45 to 50 ईयर्स तक वो और जो ओवर फॉर्मेशन है या फिर ओवुलेशन का प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज कर जाती है। यानी कोई भी फीमेल मैक्सिमम 45 to 50 ईयर्स तक की मां बन सकती है। बच्चों अब नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे, आपको एक फोटो दिखाई गई होगी, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे बेटा एक फीमेल और एक मेल है। मेल फीमेल दोनों में 23 पेयर या 46 क्रोमोसोम यानी 2n डिप्लॉयड कंडीशन है। मेल फीमेल दोनों ही मियोसिस से क्या बनाएंगे? गैमेट्स बनाएंगे। फीमेल गैमेट जो होता है उसको हम ओवम कहते हैं, उसमें 23 क्रोमोसोम n होता है। मेल गैमेट को स्पर्म कहते हैं, उसमें भी 23 क्रोमोसोम और हैप्लॉइड या n होता है। बच्चों आप देखेंगे दोनों फ्यूज कर रहे हैं, फ्यूज करने के बाद फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन करने के बाद जाइगोट फॉर्मेशन हो रहा है, यानी 2n 46 क्रोमोसोम होंगे, इसमें 46 क्रोमोसोम होंगे, टोटल 23 पेयर होंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे ब्लास्टोसिस बन चुकी है, इम्प्लांटेशन हो रहा है और ये माइटोसिस से क्लीवेज करके एम्ब्रियो फॉर्मेशन कर रहा है, एंड फाइनली डिफरेंशिएट करके आफ्टर गेस्टेशन पीरियड ये पूरा ऑफस्प्रिंग या बेबी बन चुका है हमारे पास में। यानी साफ साफ दिख रहा है कि पहले गैमेटोजेनेसिस हुआ, फिर गैमेट का ट्रांसफर यानी दोनों गैमेट्स पास पास आए, देन फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद हमारा इम्प्लांटेशन हुआ, उसके बाद गेस्टेशन पीरियड आया और फिर पार्चुरेशन होकर फुल्ली मैच्योर बेबी बाहर आ गया। बच्चों नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। यहाँ पे एक चार्ट आपको मिलेगा जिसमें आपको मेल और फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और एक्सेसरी या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। आप इसको प्रॉपर्ली पढ़ सकते हैं। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल आप बताइए बच्चों क्या होगा? टेस्टिस। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल आप बताइए बच्चों क्या होगा? ओवरीज। बच्चों प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बता दूं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जिसमें गैमीट्स बनते हैं या सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। याद रख लीजिए, गैमीट्स बनते हैं और सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। जबकि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन वो सेक्स ऑर्गन होते हैं जो गैमेट को ट्रांसपोर्ट करने का रास्ता या पैसेज देते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि वो गैमेट को स्टोर भी कर सकते हैं। मेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस, फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरीज, चार्ट में लिखा हुआ है साफ साफ। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करें तो मेल्स में एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, वासा एफरेंशिया, एजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉर्पस ग्लैंड, सेमाइनल वेसाइकस वगैरह और पेनिस वगैरह आते हैं। वैसे तो पेनिस और स्क्रोटम तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी मेल्स में होते हैं, ध्यान रखिएगा। जबकि अगर बात करें मेल के सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर की तो वो होते हैं लो पिच वॉइस, बियर्ड आ जाना, ब्रॉड शोल्डर्स हो जाना, माउस्टेच यानी मूंछों का आ जाना, नैरो हिप हो जाते हैं और साथ साथ में ब्रीदिंग जो होती है वो डायफ्रागमेटिक हो जाती है, डायफ्राम के थ्रू होती है। अब हम बात करते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग होती है। अब फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है बच्चों ओवरी। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा, उसके अंदर पूछेगा आपकी कि ओवरी क्या करती है? ओवम बनाती है यानी गैमेट बना रही है, और फीमेल सेक्स हार्मोन यानी कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन भी रिलीज करती है। जबकि मेल में जो टेस्टिस होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं? टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम लेडिक सेल्स, आपको याद होगा। आइए बात करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल्स के बारे में। बच्चों जो मेल्स के
से सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं वो होते हैं फैलोपियन ट्यूब यानी ओविडक्ट होता है, यूट्रस होता है, वजाइना होता है, एक्सटर्नल जेनेटेलिया होते हैं, वुल्वा होता है और बर्थोलिंग ग्लैंड होता है, साथ में मेमरी ग्लैंड भी होती है। लेकिन एक पॉइंट वो आपको जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट अलग से याद करना है कि मेमरी ग्लैंड जो होती है फीमेल्स में वो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर नहीं होती, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन नहीं होती है, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर आपकी मानी जाती है क्योंकि ये प्यूबर्टी पर आती है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, फीमेल में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर होती है मेमरी ग्लैंड, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन नहीं होती हैं, ध्यान रखिएगा। आइए बच्चों हम बात करते हैं फीमेल के एक्सेसरी और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर के बारे में। हाई पिच वॉइस होती है, स्मूथ फेस होता है यानी बियर्ड माउस्टेच नहीं होते हैं, नैरो शोल्डर्स होते हैं, ब्रॉड हिप्स होते हैं और साथ में स्टर्नल ब्रीदिंग होती है, स्टर्नम की तो ब्रीदिंग होती है। आइए बच्चों डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी की नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं और हेडिंग का नाम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं पेल्विस रीजन में होता है और इसमें एक पेयर टिश्यूज होते हैं जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं और एक्सटर्नल जेनेटेलिया होते हैं। बच्चों साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी जो मेल की एक्सेसरी डक्ट्स में आपके वासा डिफरेंशिया आती है, वास डिफरेंस आती है, एपिडाइमिस वगैरह आती हैं। ये ध्यान रखिएगा बच्चों कि हमारी एपिडाइमिस, वास डिफरेंस और इजैकुलेटरी डक्ट्स इस पर आपकी एक्सेसरी डक्ट्स में आती हैं। एक्सेसरी ग्लैंड बच्चों 3 टाइप की होती है मेल में। पहली होती है 1 पेयर सेमिनल वेसिकल, दूसरी होती है 1 सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि अनपेयर्ड होती है और तीसरी होती है हमारे यहाँ पे बल्बो इथर ग्लैंड या कॉपर ग्लैंड जो कि पेयर्ड होती है। अब बात करते हैं बच्चों मेल के जो हमारे एक्सटर्नल जेनेटेलिया है उसमें हमारा पेनिस और स्क्रोटम। पेनिस के बारे में यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक चार्ट दिया हुआ है। आप देख सकते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस है, सेकेंडरी और एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन में एपिडाइमिस है, सेमिनल वेसिकल्स, ये सब ग्लैंड्स वगैरह दी गई हैं और डक्ट्स वगैरह यहाँ पे ऐड कर दी गई बिकॉज में डक्ट और ग्लैंड्स दोनों ऑर्गन बना रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सटर्नल जेनेटेलिया जिसमें पेनिस और स्क्रोटम आ रहा है। बच्चों नेक्स्ट स्लाइड को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड होते हैं यानी पाउच लाइक स्क्रोटम में होते हैं। स्क्रोटम क्या है बच्चों? स्किन का एक पाउच होता है। स्क्रोटम में इसलिए होते हैं क्योंकि इसको टेस्टिस को लो टेम्परेचर मेंटेन करना होता है बॉडी के कंपेयर में 2 to 2.5 डिग्री, क्योंकि लो टेम्परेचर पे ही क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस हो सकती है, पॉसिबल है। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट वो है कि टेस्टिस के डायमेंशंस की बात करते हैं बच्चों। टेस्टिस का जो शेप होता है वो ओवल शेप होता है। साथ ही साथ इसकी लेंथ की बात करें तो 4 to 5 सेंटीमीटर की लेंथ, चौड़ाई की बात करें, विड्थ की बात करें तो 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। टेस्टिस जो होता है डेंस फाइब्रस कवरिंग यानी से कवर होता है, आपको याद करना पड़ेगा। टेस्टिस के अंदर आप देखेंगे तो हर टेस्टिस के अंदर, ईच टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स पाए जाते हैं जिन्हें बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। बगल में डायग्राम भी बना हुआ है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो कि पेल्विक रीजन में है। आप देख सकते हैं यूरेटर है, सेमिनल वेसिकल्स भी है, यूरिनरी ब्लैडर भी है, इजैकुलेटरी डक्ट भी है, रेक्टम, एनस सब कुछ है यहाँ पे। सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, आप नाम पढ़ के समझ सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा आप देखेंगे नीचे तो आपको ग्लांस, पेनिस और फोरस्किन मिलेगा जिसके बारे में आगे आपको हम बताएंगे। इसी डायग्राम में आपको टेस्टिस और स्क्रोटम भी देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों हमने टेस्टिस का एक डायग्राम बना रखा है। आप टेस्टिस के क्रॉस सेक्शन ट्रांसफर सेक्शन को आप देखेंगे यहाँ पे। एक्चुअली में यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिया हुआ क्योंकि ऊपर से काटा गया तो ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन माना जाएगा, लंबवत काट है बच्चों ये। टेस्टिस को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऊपर की तरफ एक हेड ऑफ एपिडाइमिस दिखेगा जिसको बोलते हैं कैपवर्ड एपिडाइमिस, और टेस्टिस के अंदर आपको बहुत सारे लोब्यूल्स यानी कमरे मिलेंगे, जगह मिलेगी जिसे बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, जो कि 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं ईच टेस्टिस में। हर टेस्टिस के कंपार्टमेंट के अंदर, एक कंपार्टमेंट के अंदर 1 से लेकर 3 तक हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का नंबर होता है 1 to लेके 3, तो 1 से लेकर 3 तक हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में पाई जाती हैं। ट्यूनिका अल्बुजिनिया की कवरिंग मिल जाएगी। बॉडी ऑफ एपिडाइमिस जिसे कॉर्पस एपिडाइमिस बोलते हैं, टेल ऑफ एपिडाइमिस जिसे कॉडा एपिडाइमिस भी कहते हैं, सब मिल जाएंगी। और एपिडाइमिस के आगे चल के क्या बनाएगा? वास डिफरेंस बनाएगा जिसे स्पर्म डक्ट भी कहते हैं। और वास डिफरेंस की खास बात ये होती है कि यही वो डक्ट होती है जो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से लूप फॉर्म करती है। बच्चों नेक्स्ट डायग्राम को आप देखेंगे तो मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम नेक्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है, आप इसको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। एनसीईआरटी डायग्राम भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में आते हो तो साफ साफ मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिया हुआ है, उस डायग्राम को आप देखिए, लिखा हुआ है ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, और स्पर्म इसी में ही प्रोड्यूस होते हैं। तो स्पर्म कहाँ प्रोड्यूस होंगे? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में होंगे, क्योंकि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर आप देखेंगे तो 2 तरह की सेल्स आपको मिलेंगी। पहली होती है मेल जर्म सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरी होती है सर्टोली सेल्स। अगर बात करें बच्चों मेल जर्म सेल्स जो होती हैं उनमें मियोसिस होता है, और मियोसिस के बाद ही आगे चल के क्या बनाती है बच्चों? स्पर्म फॉर्मेशन करती हैं। तो ध्यान रखना मेल जर्म सेल्स अंडरगो मियोटिक डिवीजन फाइनली टू स्पर्म फॉर्मेशन, जबकि जो सर्टोली सेल होती हैं बच्चों वो न्यूट्रिशन देती है डेवलपिंग जर्म सेल्स को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन कौन देगा? सर्टोली सेल देंगी। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर के रीजन को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। उस इंटरस्टिशियल स्पेस में कुछ स्मॉल ब्लड वेसल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स होती हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इंटरस्टिशियल सेल्स सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर नहीं बल्कि बाहर होती हैं, ध्यान रखिएगा। उस स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। बच्चों लेडिक सेल जो होती हैं या जो इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं ये सिंथेसाइज करती हैं और सीक्रेट करती हैं टेस्टिकुलर हार्मोन जिसे हम बोलते हैं एंड्रोजन। और एनसीईआरटी साफ साफ कहते हैं कि कुछ अदर इम्यूनोलॉजिकली कंपोनेंट सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं उस जगह पर। और आपको बता दूं वहाँ पे मोस्टली जो ये सेल्स होती है वो मैक्रोफेजेस ही होती हैं जो फेगोसाइटोसिस का काम करती हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों आप देखेंगे तो आपको लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ ह्यूमन टेस्टिस मिलेगा, लेकिन उसके अंदर आपको ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की जो कट है यहाँ पे देखने को मिल रही है।
यानी ये जो डायग्राम बना हुआ है ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का बना हुआ है। आप ध्यान से इसको देखिए बेटा, ब्लू कलर का डायग्राम है ये। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर आप देखेंगे दो तरह की सेल्स है, जो गोल वाली सेल्स है छोटी छोटी, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, ध्यान से देखिए, उसे बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। जबकि जो पिलर सेल्स है, पिलर जैसी सेल्स दिख रही है लंबी लंबी सी, उन्हें बोलते हैं हम लोग क्या, सर्टोली सेल्स। ध्यान रखिएगा। तो गोल वाली सेल्स कौन सी, जर्मिनल एपिथेलियम है, जो कि लाइनिंग बना रही है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर से, लाइनिंग बना रही है। और अगर आप देखेंगे तो पिलर जैसी सेल्स क्या है, सर्टोली सेल्स है बच्चों, न्यूट्रिशन देंगी। बाहर अगर आप देखेंगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर, तो आपको मिल जाएगी लेडिक सेल्स, या बोल देंगे इंटरस्टिशियल सेल्स। साथ ही साथ अगर आप और लेबलिंग को देखेंगे तो आपको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट वगैरह भी इसमें देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट डायग्राम बेटा स्लाइड में मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है। साफ तौर पे यहाँ पे सारी डक्ट्स, सारी ग्लैंड्स, यहाँ पे सारी चीज़ दिखाई दे रही हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप आएंगे तो उसी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक और डायग्राम मैंने एनसीईआरटी के अलावा भी ऐड किया, ताकि आप इसको अच्छे से डिटेल में कंपेयर करके समझ सके दोनों व्यूज़ में। बच्चों मेल के जो सेक्स सेकेंडरी एक्सेसरी डक्ट्स होती है उसमें रेडियल टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडाइमिस और वास डिफरेंस आते हैं, याद कर लीजिएगा। एनसीईआरटी साफ साफ मेंशन करती है नेक्स्ट स्लाइड में कि मेल के सेकेंडरी सेक्स जो डक्ट या एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं उसमें रेडियल टेस्टिस है, वासा एफरेंशिया है, एपिडाइमिस है, वास डिफरेंस, इसको याद ही करना पड़ेगा आपको। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं वो वासा एफरेंशिया के थ्रू ओपन होती हैं रेडियल टेस्टिस में। और जो आपके रेडियल टेस्टिस हैं, रेडियल टेस्टिस जो होती है ना, वो एक्चुअली में ध्यान रखिएगा बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन दी गई है। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स टेस्टिस की हैं वो जो होती है वासा एफरेंशिया में ओपन होती है रेडियल टेस्टिस के थ्रू, यानी कि रेडियल टेस्टिस से होते हुए स्पर्म कहाँ जाएंगे, वासा एफरेंशिया में जाएंगे। इसलिए आपको याद करना पड़ेगा, बिकॉज स्पर्म का पाथवे है बच्चों ये, यहीं से याद करना पड़ेगा आपको कि सबसे पहले स्पर्म सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर आएंगे, वो पहुंचेंगे रेडियल टेस्टिस में, रेडियल टेस्टिस के बाद वो पहुंचेंगे वासा एफरेंशिया में, फिर वासा एफरेंशिया के बाद वो पहुंचेंगे, यानी टेस्टिस को छोड़ने के लिए वासा एफरेंशिया से निकलना ही पड़ेगा। तो कौन सी ऐसी डक्ट है बच्चों जो टेस्टिस से स्पर्म्स को बाहर लेकर जाती है, यानी कि वो हो जाएगी वासा एफरेंशिया। फिर वासा एफरेंशिया के बाद हम आगे डिस्कस करेंगे तो बच्चों पहुंच जाएंगे एपिडाइमिस में। एपिडाइमिस जो होगा आगे चल के पहुंचाएगा उन स्पर्म्स को वास डिफरेंस में। आगे चल के यही वास डिफरेंस जो होगी एब्डोमेन में असेंड करेगी और लूप फॉर्म करेगी ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चों जो वास डिफरेंस होती है ये एक डक्ट रिसीव करती है फ्रॉम सेमिनल वेसिकल, और दोनों मिलकर बनाती है एक कॉमन डक्ट जिसे बोलते हैं एजैकुलेटरी डक्ट। तो क्वेश्चन है कि एजैकुलेटरी डक्ट किसके फ्यूजन से बनती है, अ डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड आल्सो फ्रॉम द वास डिफरेंस, दोनों के फ्यूजन से बनती है एजैकुलेटरी डक्ट। बच्चों जो डक्ट्स होती है ना, ये सेकेंडरी एक्सेसरी डक्ट्स या ऑर्गन में आती हैं, और ये डक्ट स्टोर भी करती हैं, साथ में ट्रांसपोर्ट भी करती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, ये ट्रांसपोर्ट भी करती है स्पर्म्स को और स्टोर भी करती है स्पर्म्स को। ध्यान रखिएगा बच्चों, फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा से स्पर्म्स बाहर निकल जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एजैकुलेशन। यानी कि अगर यूरेथ्रा से बाहर निकले, पेनिस से बाहर निकले स्पर्म, से बोलते हैं एजैकुलेशन। एक और भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि यूरेथ्रा जो होती है वो कहाँ से ओरिजिनेट करती है, यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर से ओरिजिनेट करती है, और वो पेनिस के थ्रू एक्सटर्नल ओपनिंग तक जाती है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटस। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे तो आपको पाथवे ऑफ स्पर्म मिल जाएगा। सबसे पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, फिर रेडियल टेस्टिस, फिर वासा एफरेंशिया, एपिडाइमिस, वास डिफरेंस, देन एजैकुलेटरी डक्ट, देन यूरेथ्रा। आप इससे भी याद कर सकते हैं। अगले स्लाइड में मैंने इसकी ट्रिक भी बना रखी है, जैसे बोलते हैं 7F। आप देख सकते हैं स्पर्म एजैकुलेशन का जो पाथवे है वो आप 7F से भी याद कर सकते हैं, आपके पास ट्रिक है। बट बीच की कुछ चीज़ें गायब है इसमें, बट मैं बता देता हूँ। 7F में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद में आएगा आपके पास में यहाँ पे रेडियल टेस्टिस आएगा, रेडियल टेस्टिस के बाद में वासा एफरेंशिया आएगा, वासा एफरेंशिया के बाद एपिडाइमिस आएगा, देन बाकी सीक्वेंस सेम रहेगा। बच्चों अगर आप नेक्स्ट स्लाइड को देखेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको यहाँ पे एक व्यू दिया हुआ, डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू दिया हुआ है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का, जो कि ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ। सारी चीज़ें वही हैं, सारे इंजीनियरिंग वही है। आप आगे चलते हैं। बट यहाँ पे एक हमने स्पर्मेटोजेनेसिस की स्लाइड भी दे रखी है, जो आपको आगे समझाएंगे। बट आप यहाँ पे याद कर सकते हैं, सबसे पहले होती है प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स, उससे बनती है स्पर्मेटोगोनिया, उससे बनती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ। इसकी ट्रिक मैंने आपको बता रखी है। सबसे पहले SG, फिर SC, फिर प्राइमरी SC के बाद सेकेंडरी SC, फिर ST और फिर SZ। यानी ट्रिक है इसकी SG, प्राइमरी SC, सेकेंडरी SC, ST, फिर SZ। अब बच्चों बात करते हैं पेनिस की। जो पेनिस होता है वो मेल का एक्सटर्नल जेनिटलिया माना जाता है। इसमें स्पेशल टिश्यूज होते हैं जो कि इसको इरेक्शन में हेल्प करते हैं। एक्चुअली में पेनिस जो होता है ये इंसेमिनेशन हेल्प करता है, तो ये कॉपुलेटरी ऑर्गन है मेल का, ये इंसेमिनेशन हेल्प करता है। अगर पेनिस में इरेक्शन नहीं होगा तो ये इंसेमिनेशन नहीं करा पाएगा। ये मेल का एक्सटर्नल जेनिटलिया माना जाता है। इसमें स्पेशल टिश्यूज होते हैं और ब्लड फिल कर जाते हैं बेटा। बच्चों इस पेनिस का जो एनलार्ज एंड होता है उसे बोलते हैं हम लोग ग्लांस पेनिस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि पेनिस का जो एनलार्ज पार्ट होता है, जो फूला हुआ भाग होता है, उसे क्या बोलते हैं, एंटीरियर पार्ट को बोलते हैं ग्लांस पेनिस। और ग्लांस पेनिस के ऊपर एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन होता है, उसे बोलते हैं फोर स्किन या पेप्यूस भी बोलते हैं। तो आप तो फोर स्किन याद करो, उतने में ही आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ साफ साफ ये करें एनसीईआरटी का कि जो मेल एक्सरे ग्लैंड्स है उसमें आपकी एक पेयर सेमिनल वेसिकल्स हैं, प्रोस्टेट है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स आती हैं। इनके जो सिक्रीशंस होते हैं वो सेमिनल प्लाज्मा को बनाते हैं, जो कि रिच होता है फ्रैक्टोज में, कैल्शियम में और सर्टेन एंजाइम्स में। बेटा एक PYQ है, जो सेमिनल प्लाज्मा होता है इट इज रिच इन फ्रैक्टोज, रिच इन कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स, याद रखिएगा। और इसका जो सिक्रीशन होता है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का, वो सही इंपॉर्टेंट काम करता है लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि पेनिस को लुब्रिकेट करने में कौन हेल्प करता है, सिक्रीशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड।
नेक्स्ट स्लाइड में आपको पेनिस की एक फोटो बना के दिखाई गई है, जिसमें आपको एंटीरियर पार्ट को ग्लांस पेनिस बोलते हैं। ग्लांस पेनिस बल्ज आउट पार्ट है, उसके ऊपर किसको बच्चे बोलते हैं, फोरस्किन। अंदर देखेंगे तो आपको कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम की एक ट्यूब मिलेगी। कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम एक होती है, उसके बीच से यूरेथ्रा पास हो रही होती है, जबकि कॉर्पोरा कैवर्नोसा दो होती हैं, जो कि कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम की साइड में होती हैं। बीच में दोनों के यूरेथ्रा निकलती है कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम से, याद रखिएगा। अगली बात करें तो आपको एनसीईआरटी की हमने अलावा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए हुए हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में पैरावाइज रहता है बच्चों, तो पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो हमने आपको इसको ईजी करने के लिए पॉइंट्स वाइड में कुछ स्लाइड्स लगा रखी है, आप इन पॉइंट्स को पढ़ लेना। इन पॉइंट्स को पढ़ने के बाद में आपको एनसीईआरटी क्या हो जाएगी, बहुत ईजी हो जाएगी। सारे पॉइंट्स आपके लिए ईजी हैं। थैंक यू सो मच। अब हम आगे चलेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के सेकंड पार्ट में। बच्चों के बाद बहुत ध्यान रखिएगा कि जितनी भी स्लाइड्स है, जो भी रिवीजन करा रहा हूँ, मैं बहुत फास्ट करा रहा हूँ, क्योंकि ये रिवीजन है, ये पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं रिवीजन करा रहा हूँ। तो आप ध्यान रखिएगा बच्चों कि इसके लिए पहले आपको क्लास करना जरूरी है, नोट्स को पढ़ना जरूरी है, उसके बाद आप इसको 10 से 15 मिनट में पूरे टॉपिक को सुन के रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू।